ना सदाति नो सदाति तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। नमस्कार। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं कि जब भी भारतीय फिल्मों के इतिहास की बात होगी तो उनका नाम सबसे ऊपर आएगा। आप फिल्म अंकुर की बात करें, चाहे मंथन, निशांत या उसके बाद रिलेटिवली आजकल की फिल्में जैसे मम्मू, ज़ुबैदा, सरदारी बेगम, इन सब नामों से एक ही नाम जुड़ा है, वो है श्याम बेनेगल। पिछले साल इनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन श्याम बेनेगल का एक और चेहरा है जो कि इन सब फिल्मों में नज़र नहीं आता। आप आजकल के समय में जबकि सास बहू और मेलोड्रामा वाले टेलीसीरियल्स देखते हैं, कुछ समय पीछे जाइए, अब से 20 साल पहले तो हमारे भारतीय टेलीविज़न का चेहरा अलग था। वो समय था एक मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट का, और उसकी शुरुआत हुई एक ऐसे सीरियल से जो कि भारत की पृष्ठभूमि पे बना और भारत के इतिहास को दर्शाया। वो था भारत एक खोज। सृष्टि का कौन है करता, करता है वाह करता, ऊंचे आकाश में रहता। भारत एक खोज उस समय में एक मेजर रिस्क वेंचर रहा होगा। वो 1980s का दशक रामायण और महाभारत का था। ऐसे समय में आपने भारत के इतिहास पे एक डिस्पैशनेट लुक कैसे दिया? ये देखिए, जब इसके बारे में सोचा गया था, मतलब ये 3 मेजर एपिक सीरियल्स बनाने की बात चल रही थी, और राजीव गांधी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, और उन्होंने सोचा कि इट विल प्रोबेबली बी एन एक्सीलेंट आइडिया कि जैसे हमारे 2 एपिक्स हैं जी, फाउंडेशनल एपिक्स हैं, रामायण है, महाभारत, और तीसरा एक ऐसी चीज़ है जो विच एक्चुअली डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके। तो मैंने तो इमीडिएटली मैंने कहा हाँ, मुझे करना ही है, क्योंकि एक ही आइडिया था मेरे दिमाग में, ये था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की किताब है, और ये किताब मैंने बचपन से पढ़ी थी, पढ़ते हुए आ रहा हूँ। Okay. तो आई हैव रेड इट एंड री रेड इट मैनी टाइम्स, क्योंकि इसमें नॉट ओनली इज इट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बट इट इज़ ऑल्सो हाउ यू नो द मैनी कल्चर्स ऑफ इंडिया, इनका जो कॉन्फ्लुएंस होता है जो हिंदुस्तान में, और जो उनका फेमस सेइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी इसी किताब में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जब हिस्ट्री को देखा, और कब देखा, वो जब ही अहमदनगर जेल में थे जी, और अहमदनगर जेल में 5 साल में लिखी थी सोच ये थी कि अभी तो इंडिपेंडेंस तो आएगा ही, लेकिन हम लोगों को क्या सोचना है, किस किस्म का देश हम बनाने जा रहे हैं, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ नेशन दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट। क्योंकि अगर हिंदुस्तान को आप देखें, बिकॉज हमारी इतनी डाइवर्सिटी है, मतलब वो यूनिटी दैट इमर्जेस फ्रॉम दिस डाइवर्सिटी, विच इज़ द नेशन ऑफ दिस कंट्री, विच इज़ द नेशन। मतलब उसके पहले हम लोग हिंदुस्तान के बारे में जब सोचते हैं, वी सी इट एज मेनी किंगडम्स। वी बिकेम ए नेशन इन 1947 because then we gave ourselves a constitution which bound the nation together. There are many such things, but usme, and this was the exciting part, कि not only will I get an opportunity to tell the history of India, but the evolution of this history that eventually leads to a point where it all comes together.
जी। उस समय का ये चीज़ें जब आपने दर्शाई तो आपके सामने काफ़ी चुनौतियाँ रही होंगी कि किस प्रकार के कपड़े वो लोग पहना करते थे, कैसे पूजा होती थी, किस प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। नेचुरली वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम प्री हिस्ट्री या टू द प्रेजेंट डे। तो प्री हिस्ट्री से लेके अब तक तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, एवोल्यूशन हर चीज़ का है, आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन है, कॉस्ट्यूम्स क्लोथिंग का एवोल्यूशन है, म्यूज़िक का एवोल्यूशन है। हम शुरू करते हैं ऋग्वेदिक हिम से, जी, हाँ, हिम टू क्रिएशन, फिर उसके बाद हाउ म्यूज़िक इटसेल्फ इज डेवलपिंग, और लिटरेचर एक तरफ से। तो it's a continuous development of not just the political history of the country but also the Social. evolution, cultural history of the country. तो इसके लिए तो काफ़ी रिसर्च तो ज़रूरी तो है। जी, तो समझिए कि इसका रिसर्च हम लोगों ने शुरू किया कोई 1985-86 में। कि जो 3 साल तकरीबन लगे। हाँ, बट इन एडिशन टू दैट इसमें आई हैड टू टेक द हेल्प ऑफ मैनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। तो मैंने हमारे आर्ट डायरेक्टर, मतलब प्रोडक्शन डिज़ाइनर और आर्ट डायरेक्टर जो हैं, उनको मैंने दिल्ली भेजा, और यहाँ वो कोई 8 महीने तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ रिसर्च करते हाँ रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को हर चीज़ का रिसर्च करना पड़ा कि रॉक टेम्पल्स कब से शुरू हुए, ओके, अच्छा मतलब ब्रिक्स, वो जैसे बिल्डिंग्स कब से शुरू हुए, हाँ वो और अर्ली किस किस्म के ब्रिक्स हुआ करते थे, मतलब मुगल ब्रिक्स जो हैं वो अलग हुआ और फिर करते थे। अभी जो Modern ब्रिटिश ब्रिक्स जो हम लोग कहते हैं वो बड़े वाले। तो ये सब इसका सारा जो है इस पे इस किस्म के रिसर्च की ज़रूरत थी, वो किया। फिर उसके बाद कॉस्ट्यूम्स और जो जिस किस्म के कपड़े लोग पहनते थे, हाँ, तो वो आप कैसे दर्शा पाए उस प्रकार के क्योंकि कपड़े? अभी वो तो आप रिफ़र करें, मतलब उस ज़माने के राइटिंग्स पर वगैरह वगैरह आप डिटेल में, ये उस समय की इंस्क्रिप्शंस थी या बिल्कुल है, जैसे कि डांसिंग गर्ल अभी- का स्टैच्यू हड़प्पा से वो अब जो जैसे मिला। कहते हैं ना अभी जो अभी रामायण में वर्कल वस्त्र, इट्स नॉट क्लॉथ, या इट्स नॉट कॉटन, इट्स मेड आउट ऑफ बार्क। ओके, You see, so the clothing. So what kind of clothes did people wear? और ये सब चीज़ें- डिटेल देखते हुए स्पिरिट को आप कैसे जिंदा रख पाए? ये तो वो तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ओके, ये हो जाता है, इसमें तो कोई ख़ास करने की ज़रूरत नहीं होती है। और 10 राइटर्स थे हमारे साथ, बड़े अच्छे राइटर्स थे, मैं खुद भी वन ऑफ द राइटर्स, और फिर हमारे पास 22 हिस्टोरियंस ओके, जो हर अपने अपने पीरियड के authorities. who were among them? Oh, among them we had many wonderful, Champak Lakshmi for South India, then we had Irfan Habib Okay, for medieval India, we had Asya Siddiqui. आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पे हमारे इतिहासकारों की अप्रोच सिलेक्टिव होती है? I had to look at history from essentially 2 points of view. या One is the point of view that Nehru himself, Okay. it's his point of view. Yeah. Discovery of India Is is his the way point of he is looking at India. Okay. He is looking at the history of India. And he is working from a certain standpoint. Acha, we are not there. We are working at least half a century afterwards, from the time the book was written. Acha, if we are working half a century later, there are many more developments in history. India is already an independent country. There are many different ways of looking at Indian history, and much more is now known than was then known. at that time. और interpretations भी बहुत सारे हैं, और मतलब maybe there were certain misunderstandings of that time. Yeah. We get an opportunity to clear Correct them. that. So therefore I developed an view कि इसमें 2 व्यू पॉइंट्स रखें। एक व्यू पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू का व्यू पॉइंट है, और दूसरा एक काउंटर व्यू पॉइंट है विच इज़ अ कंटेम्प्रेरी वॉइस। ओके, अच्छा, तो वी हैड कि नेहरू सेज then this either fills in the blank where the blanks might exist, or where there may be some differences of opinion which are also expressed. And there are other aspects, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में very little reference to South Indian history. बहुत कम, वही मैं कहने वाला था। We had to add to that, and we had an excellent, absolutely excellent historian to help us along there, Dr. Champak Lakshmi. But apart from Dr. Champak Lakshmi, a lot of the original ancient Tamil works
were translated directly into contemporary Hindi Okay. for that purpose. I think you deserve a lot of credit जिस तरह से आपने संगम एज को दिखाया. Of course, because वो the बहुत बड़ा Sangam neglected period, chapter है हमारे history का. Silapadikaram, because Silapadikaram is one of the great classics. Yeah. You see, and again, almost a foundational epic of Tamil culture. So you have a Silapadikaram. So there is no reference to that in Discovery of India. Yeah. But we brought in because we have to complete our history. अब जैसे पल्लवास हैं, चोड़ास हैं, पांड्यंस हैं, ये सब otherwise we would not normally refer to it because see normally when we talk about history of India particularly जब भी हिंदुस्तान जिसको कहते हैं ना जैसे above the Narmada, the fact is that is equally significant, equally important. Where do you think have we gone wrong in our coverage of history? कि जहाँ पर भी आप हिस्ट्री की बात करेंगे एंशियंट इंडिया की तो सब लोग बोल देंगे गुप्ताज, अशोकाज, मौर्याज, और मिडीवल में मुगल्स आ जाएंगे, उनसे पहले सल्तनत आ जाएगी. ऐसा लगता है साउथ इंडिया को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है. लेकिन in fact it makes no sense because after all if we have had like say for instance culture, the Tamil cultures that moved not only within the country but they moved to Southeast Asia. Yeah. Look at Buddhism is spread from there. I mean, no. First, before Buddhism came Hinduism. Yes. Where it's moved, because if you go to Vietnam, you still have Hindu temples there. Yeah. Similarly, in places like Cambodia. Maybe. Now, if you look at Angkor Wat, the complex of Angkor Wat, there's a lot of cross-cultural references because Raj Chola, who built the great Brihadeshwara temple in Tanjavur. Now that particular temple design, there was a lot of reference backwards and forwards with Angkor Wat. In Cambodia. So there's a lot of comings and goings. Cross-fertilization. Because you see, Raj Chola, that's why we call him an imperial Chola, because you see there was a lot of movement both to Indonesia and to other parts of East Asia. So all that part of Indian history also needed to be referred to. हमारे 3 units थे. जी. एक unit थी which were doing coverage of all the documentary evidence of history, which means जो पुराने ruins हैं, palaces हैं, forts हैं वगैरह. That is one. So there was one unit, second unit, that was just covering this artifacts, arts and the documentary. Then one unit, the major unit, was actually bringing to life that period. Okay. So it was not simply documentary, it was actually telling full stories. Where did you add that element of drama? The drama came in the way we told our stories. Okay. And therefore we needed to have actors. तुम्हारे पास 500 actors से ज़्यादा. आपके पास तो उस समय के बेहतरीन एक्टर सभी थे. Like who is who of Indian acting was involved in this series? Oh, because that was a period. नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, कुलभूषण खरबंदा, सभी लोग थे. जी. और the most of them came either from the FTII acting school or from the National School of Drama. तो we had a very large number of actors. तो 500 से ज़्यादा actors हमने इस्तेमाल किए और 144 sets हमने build किए. Starting from Harappan civilization all the way to the British late 19th century. Okay. ये सारे हम लोगों ने interiors, exteriors मिला के 144 sets were built. तो इसके ऊपर जो काम हुआ, naturally it's extensive and also intensive work. तो इसमें देखिए ना 3.5 years we worked before we actually started shooting. And the actual shooting took place in a period of 19 to 20 months altogether. और हमने 35 मिलीमीटर फिल्म पे डेट्स लगातार रहती थी. इन सब स्टार्स की डेट्स लगातार आपको मिलती रही. मिलते रहे क्योंकि अभी उनमें से तो one actor had to be captive with me. Okay. Because he was not only he was the counter voice to Nehru. Okay, Roshan. And he was also an actor in many of the episodes. That was Om Puri. Okay. You see. And then we had Roshan Seth who played Nehru himself. हिंदुस्तान एक नक्शे और जोग्राफिये को छोड़कर क्या है?
माजी में क्या पहचान थी इसकी? उस समय क्या था जिसने इसे इतनी शक्ति दी? क्यों ये शक्ति खो सी गई? क्या अब भी कुछ बाकी है? आज भी वो रह गया है जिसे हम जानदार और अहम कह सकें, सिवाय इसके कि बड़ी तादाद में यहां लोग बसे हैं? Is one life too small for all those things? For all of that. सर, आपने अपने इन एपिसोड्स में औरंगजेब, अशोका, अकबर, सारे महारथी को दिखाया, शिवाजी। उस समय में आपको कोई पॉलिटिकल प्रेशर फेस करना पड़ा कि शिवाजी को इसी प्रकार से दिखाना है या औरंगजेब को सिर्फ इसी दृष्टिकोण से दिखाना है? ऐसा कुछ नहीं था. In fact, I'm very grateful that there was no constraint of any kind. Okay. There was no constraint of any kind. There was no particular line Of thought. That I was supposed to take. Okay. We were exploring our history in what I think was the most dispassionate and fair manner. Mm-hmm. But we had only one thought in mind. What is this nation that we have created, and how can this nation actually be fulfilled? Okay. See, basically, that is the only ideology. So the ideology is clear that we live with enormous pluralities in our country, and this plurality. नहीं, मतलब ऐसा तो कोई संदेश नहीं था कि आपको सिर्फ कॉमनैलिटीज ऑफ इंडियन कल्चर दिखाना है, जो डिविसिव एलिमेंट है उसको अंडर प्ले करना है या इग्नोर करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. There was nothing like this. You see, the fact is our identity as a nation comes because of our multicultural. Okay. Multiculturalism and also our pluralism. Without our pluralism, our nation cannot actually be described or defined. As a nation. As a nation. Cannot be described or defined either way. Up to 1857, there was a lot of on the ground rumbling. जी. That was going on. But it found its proper articulation in 1857. सर, इसके बाद जब आपने भारत का मॉडर्न इतिहास दिखाया बड़े पर्दे पे, तो नॉर्मली टेंडेंसी होती है कि खाली आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें या गांधी जी, नेहरू जी, इन सब के बारे में बात करें, लेकिन आप उससे थोड़ा हटके आपने सोशल करंट्स जो थे उनको भी दर्शाया था इस सीरीज़ में. उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? नहीं, और आइडियाज़ जो जैसे कि सेपरेटिज्म के आइडियाज़ जी कब से शुरू हो गए, ये सब चीज़ों को तो नेचुरली वी हैड टू शो clearly how the ideas of separatism came into the body politic and eventually led to the division of India and Pakistan. तो ये creation of Pakistan. Yes, to the creation of Pakistan. So those ideas also had to be dealt with. You could not ignore them, and you could also see that there are many routes to India's freedom. जी. Different people took different routes, but eventually there was an umbrella. The umbrella was offered by Gandhi's movement of non-violence. And it was the non-violent movement that eventually succeeded. So clearly all that is there. All that is there. No, I was talking of the social history of the period. Yes. Now, social history, one couldn't deal as much as you would have. I would have liked to deal with much more of the social history of the country. But we did deal with it to some extent, like when we dealt with Mahatma Phule and you know the different kinds of things where the fighting against caste, which came through many sources, many different ways. And also you had Sir Syed Ahmed Khan. Yeah, through the Bhakti movement, and then of course you had in terms of Sir Syed's movement for the uplift of Muslims. Yeah. And then the formation of the Aligarh Muslim University and so on and so forth. All this is dealt with. We have dealt with all of that. सर, भारत एक खोज, जैसे आप छोटे पर्दे की बात करें तो हर एक आगे आने वाले डायरेक्टर के लिए एक बेंचमार्क बन गई है. अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा बेंचमार्क है जो कि अभी तक पिछले 20 साल में किसी ने दोहराया नहीं. Where do you think our succeeding directors or filmmakers have gone wrong? They haven't gone wrong. Nobody's gone wrong. Okay. When we were doing this, we were perfectly aware of one thing. I was certainly perfectly aware of one thing, that it would take a long time before anybody else attempted to do a complete history of India. It would take time, which is why we had to be extra careful. Okay.
We had to be extra आपको उस समय पता था आप इतिहास रच रहे हैं? जी, because you see, I knew कि it isn't as though that this exercise can be repeated easily. It will be repeated, maybe in a much better way. Okay. But at least for the first 2 decades after it was made, it's not likely to be repeated. That I was absolutely certain about. Because if I was not certain about this, I wouldn't have taken as much care as I had to. Because you see, I felt responsible to our history. That I can't possibly do something that when somebody sees it and gets the wrong idea of what our country's history is. Because you see, often people don't care enough about our history so that we can allow for fictional distortions of a kind that changes our whole concept of our history. These things happen. So you have to be very careful. So I had to be very careful about that. But I do know that, you see, this is only the beginning. I'm sure now there will be people, because you see, not only is there more possibilities and more money available to do it on a much bigger scale, larger scale, but does somebody and a much have more the complete patience scale. Now, does somebody have the patience today कि इतने संयम से काम करें? But you see, आजकल somebody will instant come. gratification का समय है. नहीं होगा ही, because see, I'm not putting the lid on it, because I know that there will be some madman who will attempt and do it. सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। मत करो विश्वास, मत करो विश्वास केवल इसलिए क्योंकि वो तुमको बताया है या कि वो परंपरा से पास आया है। तुम परीक्षण करो, स्वयं ही उचित विश्लेषण करो, और जब पाओ कि कोई एक विचार सबके लाभ का है, तुम करो विश्वास उसका और जुड़कर रहो उससे। सुल्तान वो होता है जो बिला हक एक सल्तनत पर कब्जा करता है और फिर मजहब और मौके का सहारा लेकर बगदाद के खलीफा से इस नाजायज हक को जायज करने की इजाजत मांगता है। कीने इलाही सिर्फ एक इंसानी फर्ज है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हर बादशाह के लिए इंसाफ और अपनी रियाया के लिए बेहतरी से बढ़कर कोई इबादत नहीं। अनेक वर्षों के बाद तकन के एक हिस्से में हमने अपना राज्य बसाया, जहां इससे पहले बद इंतजामी के अलावा और किसी का राज नहीं था। क्या वहां की बद इंतजामी के जिम्मेदार हम हैं? वो इलाका आपका था कब? आपकी जिम्मेदारी तो बस इतनी है कि आपने अपने बुजुर्गों की बनाई हुई लीक को छोड़ दिया। हमारे बुजुर्गों ने क्या कर दिखाया है, इसे हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। आपने जो नीतियां अपनाई हैं उससे देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। शिवाजी, 18वीं सदी में यूरोप के साम्राज्यवाद ने अंग्रेजों में इतना घमंड और इतनी खुदएतमादी भर दी कि वो देखते देखते हिंदुस्तान के मालिक बन गए। देखा तुम लोगों ने कितना आसान है, गुरुन का भी खात्मा कर दे सकते हैं हम। एक तरह की जरूरत नहीं है। राम मोहन राय और उनके बाद विवेकानंद जैसे सुधारक जानते थे कि अंग्रेजों का मुकाबला हथियारों से नहीं, विचारों के मैदान में ही होने वाला है, और जब तक हम अपने समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे, हमें आजादी नहीं मिलेगी। हर मत ने जातिवाद के खिलाफ प्रचार किया और हर बार जातिवाद की जंजीरें और ज्यादा जटिल होती चली गईं। गौतम बुद्ध से लेकर राजा राम मोहन रॉय तक सबने जातिवाद को एक धार्मिक नियम मानने की गलती की और इसलिए जातिवाद के साथ धर्म का भी विरोध किया और हमेशा नाकामयाब रहे। मेरा लक्ष्य है स्वराज्य। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। मैं हिंदुस्तान को इसलिए अहिंसा अपनाने के लिए नहीं कह रहा कि वो कमजोर है, बल्कि मैं उससे अहिंसा का आचरण इसलिए चाहता हूं
ताकि उसमें अपनी शक्ति और क्षमता की चेतना बढ़े। इसके लिए अस्त्र शस्त्र के अभ्यास की जरूरत नहीं, क्योंकि हथियार की जरूरत तब पड़ती है जब हम अपने आप को महज मांस का एक लोथड़ा मान लें। मैं चाहता हूं भारत यह पहचाने कि उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती और वो हर जिस्मानी कमजोरी से ऊपर उठकर विजय पा सकती है। उन्नीस 1942 में जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। फिर भी आंदोलन एक बाढ़ बनकर फैलता रहा और फिर 15 अगस्त 1947 को हमने आजादी हासिल की। रात के अंधेरे में जब 12 का गजर होगा तो सारी दुनिया नींद में गाफिल होगी। तब हिंदुस्तान उठेगा नई जिंदगी और आजादी की सुबह में। तारीख में कभी कभी ही ऐसा क्षण आता है जब हमें पुराने से निकलकर नए में जाने का मौका मिलता है। भारत की खोज में मैं इतने दिन मसरूफ तो रहा, मगर आखिर कुछ पाया भी कि नहीं? क्या ये महज मेरी गुस्ताखी थी कि मैंने हिंदुस्तान के चेहरे से नकाब हटाकर देखना चाहा कि अब उसका असल रूप क्या है और माजी में क्या रहा होगा? सर वी होप यू कंटिन्यू टू मेक एज गुड फिल्म्स, और जिस प्रकार के आपने टेलीविज़न के वेंचर्स भी पहले किए हैं उसी प्रकार की चीज़ें हमें और आगे भी देखने को मिले। आगे के लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम अस एंड थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर अस। जहाँ चित्त भयहीन, जहाँ पर ऊंचा रहता माथा हो, जहाँ न धरती को टुकड़ों में दीवारों ने बांटा हो, जहाँ मुक्त हो ज्ञान सत्य से बानी आलोकित हो, उसी लोक में देश हमारा भारत चिर जागृत हो, भारत चिर जागृत हो।